उसके लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार की गद्दी जरूर खतरे में है। प्रतिद्वंदी उनके सामने आप देखें कहीं ना कहीं एक तरह से कहे तो होता हुआ अब जब इस सरकार में नजर आता है तो आखिर वो अपनी चुप्पी धरे हुए क्यों बैठे हैं। और जाहिर बात है कि आपने सही कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में पर चुनाव लड़ने को लेकर पशुपति पारस सक्रिय नजर आते हैं, जिसको लेकर पशुपति पारस कहते हैं नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें तमाम राजनीतिक पार्टियां बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में देखा गया कल तेजस्वी यादव की मुकेश सहनी से मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या को लेकर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोलते हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है जब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नीतीश कुमार तमाम चीजों को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं। चाहे बिहार में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, पुल ध्वस्त होने का मुद्दा हो, पेपर लीक का मामला हो या अपराध के मामले हो, तमाम चीजों को लेकर नीतीश कुमार को विपक्षी पार्टियां घेरती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही देखा जा रहा है एनडीए के गठबंधन के दल भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार आगे का सफर किस तरीके से तय करते हैं। क्या नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होते हुए नजर आएंगे और सीएम पद को ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। अब देखना यह होगा क्या वाकई नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या वाकई 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस मुद्दे पर न्यूज रूम के सहयोगियों से चर्चा जारी रहेगी। सबसे पहला सवाल लेंगे अमन सर से। अमन सर, क्या लगता है जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने जीतन सहनी की हत्या पर हमला बोला है, तो क्या लगता है वाकई नीतीश कुमार अब एक बार फिर से फंसते हुए नजर आएंगे और बिहार विधानसभा चुनाव कितना आसान और कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए, नीतीश कुमार लगातार सुशासन बाबू के नाम से अपने आप को कहलवाना पसंद करते हैं, लेकिन बीते दिनों जिस तरह बिहार के अंदर एक के बाद एक कई घटनाएं हुई हैं उसने कहीं ना कहीं उनके शासन व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े किए। और जाहिर बात है कि जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई उसमें जो जो लोग इन्वॉल्व थे वो तो एक बात है, लेकिन दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर सामने आती है कि आखिर नीतीश सरकार में इतनी कह सकते हैं कि जो अफरा तफरी का माहौल है वो कैसे हो पा रहा है, क्यों हो पा रहा है। क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जो कह सकते हैं लालू काल के बारे में बातें करते हैं कि उस समय सबसे अधिक ये चीज़ें नज़र आती थी, लेकिन वही कुछ वैसा होता हुआ अब जब इस सरकार में नज़र आता है तो आखिर वो अपनी चुप्पी धरे हुए क्यों बैठे हैं। और जाहिर बात है कि आपने सही कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर जाता है कि जो सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, अगर वो इस तरह से चुप्पी इख्तियार करेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे और ऐसे कह सकते हैं कि बड़े मामलों के ऊपर भी अगर पुलिस कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फेलियर उसका नज़र आता है तो बिल्कुल ये नीतीश सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इसका जाता है कि भाई आप आखिर शासन व्यवस्था को क्यों बेहतर नहीं कर पा रहे हो, क्यों खामियां रह जा रही हैं। और यही वजह है कि जो तेजस्वी यादव है वो लगातार हमलावर भी हैं, लगातार कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकारों को जंगल राज कहा जाता था, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो भी जंगल राज से कम नहीं है। लेकिन बीजेपी और कह सकते हैं जेडीयू के जो लोग हैं वो चुप्पी धरे हुए बैठे हैं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि नीतीश कुमार आगे किस तरीके की रणनीतियां बनाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जब से देखा जा रहा है बिहार में अपराध के मामले बढ़ रहे हैं तो नीतीश कुमार पर तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से हमला बोल रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार उन मामलों में कार्रवाई करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार अब बिहार में दोबारा वापस आते हुए नजर आएंगे या फिर सरकार पलटती हुई नजर आएगी? अगला सवाल नाजमीन से लेंगे। नाजमीन, क्या कुछ लगता है नीतीश कुमार की कुर्सी बचेगी या फिर हाथ से गंवानी पड़ेगी? देखिए, ये तो चुनाव नतीजों पर ही निर्भर करता है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये दावा किया जा रहा है कि आखिरकार एनडीए के तमाम सहयोगी दल हैं सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जीतन राम मांझी की बात करें वो अभी से ही 25 सीटों की डिमांड कर देते हैं। वहीं अगर हम बात करें पशुपति पारस की 243 विधानसभा सीटें कुल बिहार में हैं और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर पशुपति पारस सक्रिय नजर आते हैं, जिसको लेकर पशुपति पारस कहते हैं कि हम सितंबर के महीने में पूरे बिहार में एक यात्रा निकालेंगे। यात्रा के बाद हम जनवरी के महीने में हम एनडीए के साथ मीटिंग करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी हमें संतुष्ट कर पाती है कि नहीं, क्या जिन सीटों की मांग हम कर रहे हैं वो सीटें मिलेंगी या नहीं, भारतीय जनता पार्टी का बर्ताव हमारे प्रति कैसा रहने वाला है। ये तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद एक बड़ा फैसला होगा और यही फैसला दर्शाता है कि नीतीश कुमार रहेंगे या फिर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी साइड करेगी। क्योंकि अभी से देखिए
कि जहां तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कहते हैं कि सरकार गिरा दीजिए, जहां नीतीश कुमार को लेकर ये दावा करते हैं कि अब आपकी सुनी नहीं जा रही है, लेकिन आप केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एक मजबूत हाथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार की मांगों को भारतीय जनता पार्टी खारिज कर देती है। और इसी लिहाजे से अब नीतीश कुमार को भी एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार कदम उठाएंगे या नहीं उससे पहले ही उनके सांसद बगावत कर जाते हैं, बागी बयान देते हैं। यहाँ पर देवेश चंद्र ठाकुर का जिक्र कर लें, वो ये कहते हैं कि सीतामढ़ी से जब मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, ना बीजेपी मेरे साथ थी ना जेडीयू मेरे साथ थी, लेकिन जब 2002 में विधान परिषद का चुनाव था उस दौरान लालू प्रसाद यादव से मैंने एक बड़ी मांग की थी कि यहाँ पर मुझे जीतने दीजिए, तो लालू प्रसाद यादव ने अपने उस बयान पर वो कायम रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने देवेश चंद्र ठाकुर की मदद की थी और ऐसे में लालू प्रसाद यादव को एक अच्छा इंसान बताते हुए और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए साबित किया गया कि वाकई भारतीय जनता पार्टी जहां फैसला नहीं ले रही है तो वहीं जेडीयू पार्टी में भी असमंजस की स्थिति है कि फैसला नहीं लिया गया तो नीतीश कुमार का साथ भी छोड़ा जा सकता है। तो ऐसी कड़ी में नीतीश कुमार को अब फैसला लेना पड़ेगा कि जल्द से जल्द, चाहे चुनाव 2025 में हो, लेकिन अभी से ही यहाँ पर फैसला करें कि सीएम चेहरा आखिरकार कौन होगा। आप देखिए बिहार में अभी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, अभी 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर उपचुनाव भी होगा, जिसमें जीतन राम मांझी की पार्टी की भी एक सीट यहाँ पर आती है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि आखिरकार उपचुनावों में क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए क्या समीकरण बनाती है, क्या इस सीटों पर जो चुनाव होगा क्या वो कब्जा कर पाती है कि नहीं। अब यही नीतीश कुमार पर फैसला होगा और ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जरूर घेर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो नीतीश कुमार की मुश्किलें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि नीतीश कुमार इन मुद्दों के जो मामले हैं उनसे उबर पाएंगे या फिर दोबारा से यहाँ पर सरकार बना पाएंगे या फिर नहीं, या फिर अब यहाँ से कहीं ना कहीं उनको कुर्सी गंवानी पड़ेगी। अगला सवाल आश्रुति से रहेगा। आश्रुति, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से पशुपति पारस यहाँ पर 243 सीटों पर यहाँ पर ऐलान कर देते हैं और एक तरफ देखा जा रहा है जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, और चिराग पासवान की क्या कुछ भूमिका रह जाएगी, और क्या लगता है वाकई नीतीश कुमार जिस तरीके से तमाम विपक्षी उनके यहाँ पर दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं सीएम का चेहरा बनने को लेकर, चुनाव लड़ने को लेकर, तो क्या कुछ भूमिका नीतीश कुमार की विधानसभा चुनाव को लेकर रहेगी, क्या कुछ कहना है? देखिए, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी जेडीयू उनको कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन आप देखिए जिस हिसाब से बिहार में एनडीए की सरकार, एनडीए की पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाए बैठी है। आने वाले समय में नीतीश कुमार के चेहरे पर अभी कहीं ना कहीं एनडीए भरोसा जता रही है, लेकिन खुद नीतीश कुमार की बात करें और जिस हिसाब से आप देखिए उनके प्रतिद्वंदी कहीं ना कहीं खड़े होते जा रहे हैं, चिराग पासवान खड़े होते जा रहे हैं, जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं खड़े होते जा रहे हैं, सीटों की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार की गद्दी जरूर खतरे में है। प्रतिद्वंदी उनके सामने आप देखें कहीं ना कहीं एक तरह से कहे तो सशक्त प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर अगर एनडीए कहीं ना कहीं भरोसा एक बार फिर जताती है, जिस हिसाब से जेडीयू आप देखिए कहीं ना कहीं भरोसा जताती नजर आ रही है। जेडीयू ने साफ तौर पर आप देखिए बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं हो चुका है कि नीतीश कुमार ही अपनी पार्टी की कमान खुद संभालते नजर आएंगे। जो हाल ही में आप देखिए बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं अपने बेटे निशांत कुमार को कमान जो है वो सौंप सकते हैं जेडीयू के, और आने वाले आप देखिए बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए नीतीश कुमार अपने पांव पीछे खींच सकते हैं या फिर आरजेडी में जाकर शामिल हो सकते हैं। वहीं आप देखिए जिस हिसाब से पलटू राम नीतीश कुमार को कहा जाता है, तो ये सब चीजें अगर ये सब मुद्दे अगर कहीं ना कहीं राजनीति में होते तो आप देखिए जिस हिसाब से इस समय की स्थिति बनी हुई है वो आने वाले समय में पलट भी सकती थी। लेकिन बड़ा ऐलान जो हो चुका है कि जेडीयू खुद आप देखें हाँ जो कमान है जेडीयू की वो नीतीश संभालेंगे। जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं आप देखिए सीटें मांगते नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान सीटें मांगते नजर आ रहे हैं। स्थिति आने बिहार के विधानसभा चुनाव में दिलचस्प इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, या फिर कहीं ना कहीं जो इस समय स्थिति बनी हुई है कि तमाम प्रतिद्वंदियों के बीच नीतीश कुमार जो चुनाव लड़ने की तमाम रणनीति बना रहे हैं उन रणनीतियों में वो सफल होंगे। जी बिल्कुल। तो अब ये देखना होगा कि जितने प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार के यहाँ पर रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं वो अपनी रणनीतियों में सफल होंगे या फिर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार 10वीं बार विराजमान होते हुए नजर आएंगे। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का क्या कुछ भविष्य रहने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।